इसी से चालू। हाँ। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुभम तिवारी फ्रॉम माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा से। आप सभी के लिए मैं लेसन 2 को प्रोग्रेस कर लेसन 2 जो हमारा चल रहा था भारत में कृषि एवं सिंचाई। मैं इस लेसन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका था कि कृषि किसे कहते हैं और कृषि के साथ साथ किस प्रकार की फसलों को और पशुपालन को रखा गया है। एक बार पुनः इस लेसन पर आपको फोकस करते हुए इस पाठ की ओर ले चलते हैं। आइए, इसमें हम पाठ के अंतर्गत विस्तृत जानकारी जो है इसमें कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, मौसम जलवायु के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद भिन्न भिन्न फसलों के उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। इसके बाद इनका भारत की राष्ट्रीय सकल आय में और देश के विकास में फसलों का क्या योगदान है, खेती का क्या योगदान, राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है, और ये पाठ के लिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस पाठ की ओर ले चलते हैं हम आप सभी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। पुनः एक बार फिर कृषि किसे कहते हैं, स्टॉप करो। तो पुनः बात करते हैं कृषि की। कृषि किसे कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे घर के आस पड़ोस वाले जो व्यवसाय अनाज वगैरह करते हैं, व्यवसाय के लिए खेती उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। तो फसल उत्पादन के द्वारा हम लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं। व्यवसाय क्यों करते हैं? ताकि हमारी आजीविका चल सके। इसको हम कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग साधन है उस देश का। तो हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश भी वैसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अर्थात हमारी जो सकल राष्ट्रीय आय है, आर्थिक मजबूती है, जिसको हम आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहें, तो वह हमारी खेती ही है। हमारा देश लगभग 75% कृषि पर ही निर्भर है। और हम सभी लोगों की आजीविका भी अगर देखा जाए तो 80 और 85% लोगों की आजीविका ऐसी है भारत में जो कि खेती पर ही डिपेंड करती है, कृषि पर ही डिपेंड करती है। तो यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो लेसन है भारत में कृषि और सिंचाई, ये भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेसन है। अब बात करते हैं कि कृषि में क्या केवल फसल उत्पादन को ही कृषि के अंतर्गत रखा गया है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ यहाँ पर वानिकी और पशुपालन को भी कृषि के रूप में रखा गया है। अर्थात केवल एक ही प्रकार के एक समान पौधों को एक निश्चित क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर वानिकी और पशुपालन की बात करें तो वानिकी और पशुपालन को कृषि के क्षेत्र में अभिन्न योगदान है। वानिकी का अर्थ है वनों से, पेड़ पौधों के उगाने से। और इसके बाद पशुपालन में भिन्न प्रकार के पालन आते हैं। सुअर पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। तो ये सभी प्रकार के जो पशुपालन हैं, तो ये इनको भी कृषि के क्षेत्र में जोड़ा गया है। इनको भी हम कृषि के अंतर्गत ही इनका अध्ययन करते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने देखा कि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलों को उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि वानिकी यानी बागवानी और पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि खेती करना प्रारंभ लोगों ने कैसे किया होगा, क्यों प्रारंभ किया होगा। तो सबसे पहले पुराने समय से अगर बात करें तो तब तक खेती करने के जो तरीके हैं बहुत अंतर आया। परंपरागत खेती की बात करें, परंपरागत कृषि पद्धतियों की बात करें तो परंपरागत कृषि पद्धतियां से जो खेती हुआ करती थी उस समय उत्पादन की मात्रा बहुत कम थी। क्यों? आज जो आधुनिक समय में आज जो उपकरण, यंत्र या मशीनें आज कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई हैं,
लोगों ने इनका आविष्कार किया, निर्माण किया है, उसी प्रकार की मशीनें, उस प्रकार के यंत्र प्राचीन समय में नहीं थे। लोग हल और जानवरों की सहायता से खेती किया करते थे। सिंचाई के इतने अच्छे साधन नहीं थे। केवल बरसात, जो बारिश का मौसम हुआ करता था या वर्षा का पानी जो हुआ करता था, उस पर ही किसान अधिकांशतः निर्भर रहा करते थे। इसके पश्चात उत्पादन, रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयों की, रासायनिक दवाइयों की बात करें तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो उस समय मौजूद नहीं थी, जिस कारण से अधिकांश खेती कीट पतंगे आदि नष्ट कर दिया करते थे। लेकिन आज के समय में आज हम देखते हैं कि ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीडरल, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों के आने से, साथ में रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के बाजार में आने से आज की जो खेती है वह बहुत ही सरल और आसान हो गई है। आज जिस सिंचाई के जो संसाधन थे, जो सिंचाई के संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज सिंचाई के संसाधन ऐसे हैं कि लोगों को ट्यूबवेल, सरकारी नहरें, नाले, तालाब, कुएं या बोरिंग की सहायता से आज लोग अपने सिंचाई के संसाधनों की पूर्ति कर लेते हैं। तो इसको आधुनिक कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर है, जैसा कि अभी मैंने बताया। आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये खेती का पुराना तरीका है, हल के माध्यम से खेतों की जुताई, गुड़ाई आदि करना, बुआई करना, और ये खेती का आधुनिक तरीका है। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई और बुआई करना। अब निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। निर्वाह कृषि क्या कहलाती है और व्यापारिक। निर्वाह करने का अर्थ यह है जीवन जीने की आजीविका केवल मात्र, तो जिस पर केवल हम दैनिक जीवन की आवश्यकताएं केवल पूर्ति कर सकते हैं, अपने मतलब पहनना, भोजन और रहने की मात्र केवल व्यवस्था की जाए, ऐसी कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। यानी जीवन का निर्वाह करना। तो जीवन के निर्वाह करने के लिए मात्र 3 चीज़ों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मनुष्य की इन 3 वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करना खेती के माध्यम से, इसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक कृषि की। तो व्यापारिक कृषि का अर्थ क्या है? तो एक बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन या पशुपालन या बागवानी की फसलों को उत्पादित करना, उत्पादन के पश्चात एक बड़े पैमाने पर उन वस्तुओं को बाजार में बेचना। तो जो कृषि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि एक व्यवसाय के लिए भी की जाती है, व्यवसाय बड़े से उद्योग धंधों के पैमाने के रूप में की जाती है, ऐसी कृषि को हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। जिस फसल का उद्देश्य मात्र केवल व्यापार बाजार में से बेचना ही होता है, जैसे कि हम अपने फसल उत्पादन में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का भी, फसलों का, पेड़ पौधों का उत्पादन भी करते हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग नहीं करते। उनका विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न मेडिकल साइंसेस में या अन्य क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जाता है। ऐसी कृषि को हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे आज की वर्तमान समय की बात करें तो आज वर्तमान में लोग पेपरमिंट का अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। उसका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक महंगी फसल है और जिसका उपयोग भिन्न प्रकार की दवाइयों में बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन पेपरमिंट क्या हम लोग घरों में यूज करते हैं? जिस प्रकार से गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मटर आदि का यूज करते हैं, क्या उस प्रकार से अन्य पेपरमिंट का यूज करते हैं? क्या उस प्रकार से हम तुलसी का उपयोग करते हैं क्या? तो इस प्रकार से देखा गया है कि ये जो कृषि का क्षेत्र है, पेपरमिंट का हो चाहे तुलसी का हो, इनका जो उत्पादन होता है वो केवल व्यापार और बाजार के लिए ही किया जाता है, जिसका उपयोग उद्योग धंधों के लिए किया जाता है। तो ऐसी कृषि को हम व्यापारिक कृषि कहते हैं और इसको फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था सेकंड लेसन का एक छोटा सा पार्ट जो कि मैंने आपको वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाया। अब कल मैं आप सभी के सामने फसल कितने प्रकार की होती है, जलवायु, मौसम और उनकी मिट्टी के आधार पर, और उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत करने के बाद किस मौसम में, किस समय में और
कितने समय में किस प्रकार की फसलों को उगाया जाता है और उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, लाभ क्या है और कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में इन चीज़ों को पैदावारी की जाती है, इन सभी के लिए मैं आप सभी से चर्चा करूँगा। तो कल फिर पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करूँगा वीडियो क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप अध्ययन करते रहें और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे कॉल करते रहें और अपनी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी मैं आप तक भेज सकूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।